Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Pramod Kumar and I welcome you all to Paika Defense Academy, Balasore. तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मैथ का सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो भी बच्चे इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए हम आज मैथ का एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए जो पेपर होता है उसमें मैथ में लगभग 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इन 20 क्वेश्चंस को एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ चुका है मैथ का सैंपल पेपर फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन। तो ये स्टूडेंट्स, ये अर्थमेटिक टेस्ट है हमारे पास। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे और इन 20 क्वेश्चन को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास डायरेक्शंस है, उसको रीड करते हैं। इन्होंने कहा है कि फॉर एवरी क्वेश्चंस 4 प्रोबेबल आंसर्स एज ए बी सी डी आर गिवन, ओनली वन ऑफ दिस इज करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपको फाइंड आउट करना है कि वो ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एट व्हाट परसेंट पर एनम a sum of rupees 1800 will become rupees 2700 in 10 years? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है और अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर फाइंड आउट करिए और आंसर निकालने के बाद आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, और अगर गलत है तो किस तरह सॉल्व करना है उसके लिए आप, मैं जो वीडियो दे रहा हूं अभी, जो मैं समझा रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है और प्रिंसिपल आपको कितना रुपए दे रखा है? रुपीज 1800। ये आपका प्रिंसिपल है, रुपीज 1800। ओके, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अमाउंट 10 ईयर के बाद जो 1800 रुपीज था वो चेंज हो गया। कितने में चेंज हो गया? वो चेंज हो गया आपके पास रुपीज 2700 में, रुपीज 2700 में। टाइम कितना हुआ स्टूडेंट यहाँ पे? 10 साल। ठीक है, 10 ईयर्स यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है कि आफ्टर 10 ईयर्स जो 1800 रुपए उन्होंने रखा था वो 2700 में चेंज हो गया। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो हमें बताइए। किसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें बताइए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको करना कैसे है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे हमें P पता है, R हमें निकालना है, T पता है, 100 पता है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल की। जो सिंपल इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है? तो देखो स्टूडेंट, 2700 इसका अमाउंट है और जो उसका प्रिंसिपल है वो 1800 है। और माइनस करने पर आपके पास आ रहा है यहाँ पे 17 माइनस 8 करेंगे तो 900 आपके पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप यहाँ पे 900 रख सकते हैं और ये किसके बराबर होगा? 1800। मैंने पी की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। आर मुझे नहीं पता तो मैंने आर को ऐसे ही रख दिया। टी की वैल्यू है 10 और नीचे क्या है? 100। ओके, अब इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट्स, आर आपके पास कितना आ गया? आर आ गया आपके पास 1900 इंटू 10 अपॉन 1800। ओके, अब स्टूडेंट दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 9 2 इज 18, 2 5 इज 10। तो यहाँ पे आर आ गया मेरे पास 5%। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन ए जो है ये है 5%। तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चे यहाँ पे सीधे अमाउंट का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, आप वो भी पुट कर सकते हो। आपको पता है कि अमाउंट जो होता है वो किसके बराबर होगा? P 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पे आप सीधे भी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। अमाउंट आपको दे रखा है 2700 और P आपको दे रखा है यहाँ पे 1800। 1 प्लस आर आपको निकालना है, T 10 है अपॉन 100।
तो यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। होप मुझे पता है कि आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे, बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर फाइंड आउट कर लोगे। बट मुझे लगता है कि सबसे सिंपल तरीका यही है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। ओके, अब चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 630। अब स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है 630 का। अब 630 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, इसके लिए मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 630 हम लिख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए स्टूडेंट हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं सबसे पहले, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, 2। ओके, तो 2 3 6 2 1 2 2 5 10। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 315 आ चुका है, और इसका जो लास्ट नंबर है आप देख रहे हैं ये 5 है। अब लास्ट नंबर अगर 5 है यानी ये एक ओड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 3 से कटता है। तो 5 + 1 = 6, 6 + 3 = 9, 9 आ रहा है, और 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो यानी 3 से कटेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 1 3, अब ये 1 है, 1 तो 3 से छोटा है, नहीं कट सकता, तो हमें 5 भी लेना होगा। तो 5 लेने के लिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे पहले 0 लिखना होगा। अब हो गया ये 15, 3 5 = 15। अब हम देखते हैं कि क्या आगे जो नंबर है वो 3 से कटते हैं। तो 1 + 5 = 6, 6 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 3 9, एक बच गया, तो ये 15 बन गया, 3 5 15। अब हम देखेंगे कि क्या जो अगला नंबर है ये 3 से कटता है। तो 5 + 3 = 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर के पास जाएंगे, यानी 5 के पास। 5 7 = 35, यानी हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 630 का, 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, 2 × 3 × 3 5 × 7, ये ऑप्शन नंबर बी में है। यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट, इन्होंने हमसे कहा है कि इफ ए नंबर x is 10% लेस देन अनदर नंबर y and y is 10% मोर देन 125, then x equal to। तो स्टूडेंट देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत किए हैं, और मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। जो भी चीज आपको दे रखा है उसको पहले आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह के भी कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले पीछे से रीड करना स्टार्ट करिए। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे y की वैल्यू दे रखा है, इन्होंने कहा है कि जो y है वो 10% ज्यादा है 125 से, तो इसको मैंने पहला मान लिया। दूसरी चीज में उन्होंने कहा है कि जो x है वो 10% कम है y से, ये सेकेंड चीज है। ओके, और उन्होंने हमसे कहा है कि आप x की वैल्यू निकालिए। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब भी परसेंटेज की बात हो तो आपने याद रखना है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर कोई आपसे कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है वो 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, इसका मतलब वो 100 से 10 ज्यादा है। अगर कोई कह रहा है कि कोई एक नंबर वो 10% कम है, इसका मतलब वो 100 से 10 कम है, यानी 90। तो इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, इन्होंने कहा है कि y is 10% मोर देन 125। तो मैं यहाँ पे ये मान लूंगा कि जो y की वैल्यू है वो 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा है मतलब कितना हो गया, 110/100 इंटू 125, क्योंकि उसने कहा है कि 125 से 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा है इसका मतलब y की जो टोटल वैल्यू होगी 10% बढ़ाकर वो कितनी होगी, 110/100 इंटू 125। दूसरे केस में उन्होंने कहा है जो x है उसकी जो वैल्यू है वो 10% कम है, किससे, y से। तो 10% कम है यानी 100 से 10 कम, तो 90/100 इंटू y। ओके, बट यहाँ पे स्टूडेंट हमें y की वैल्यू दे रखा है ना। हमने अभी अभी यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, तो इस पूरे वैल्यू जो है y की वो हमें यहाँ पे पुट करना होगा। तो कितना आ गया, 110/100 इंटू 125। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब रह गया यहाँ पे 100 इंटू 125। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 × 11 = 99, 99 इंटू 125, तो 125 इंटू 99 हम लोग कर लेते हैं। तो 9 5 = 45, 4 9 2 18, 18 + 4 = 22, 2 गया ऊपर, 9 1 9 + 2 11। ओके,
अब यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 5211, तो यहाँ पे आया 57321। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12375 अपॉन 100। क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो पीछे से हम 2 नंबर काउंट करेंगे और डेसिमल लगाएंगे। तो मेरे पास आया 5 7 विद डेसिमल और यहाँ पे आ गया 123। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 123.75। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास सही आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कह रखा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर and the length and the breadth are in the ratio of 3:2 respectively. What is the area of the rectangle? हमसे यह पूछा गया है कि एरिया बताइए आप रेक्टेंगल का कितना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ऐसे आमतौर पर हम ये मान लेते हैं कि लेट द लेंथ इज इक्वल टू 3x, ब्रेथ इज इक्वल टू 2x, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू और फिर आगे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है इन क्वेश्चन में, आपको पता है कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, वो बराबर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ के, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लेंथ मान लीजिए 3, आप अपने माइंड में रखिए कि लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास लेंथ आ गया 3, ब्रेथ आ गया 2, तो ये बन गया 2 × 5 10। बट यहाँ पे जो इन्होंने हमें दे रखा है पेरीमीटर, वो कितना दे रखा है, वो तो 40 दे रखा है। इसका मतलब ये जो 10 है वो 40 के बराबर होगा। बट हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चे, जब हम ज्यादा से छोटे वैल्यू का फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 10 बड़ा था और उससे हम 1 का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो याद रखना कि जब भी हम 1 का फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड, यानी ये 10 40 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया कि जो 1 है वो तो 4 के बराबर है, जो 1 है वो तो 4 के बराबर है। बच्चों अगर 1 4 के बराबर है तो ये जो 3 है वो कितने के बराबर होगा। अगर 1 4 के बराबर है तो ये 3 जो है 3 × 4 12 के बराबर होगा, यानी उसके पास जो लेंथ है वो कितना आ गया, 12। उसी प्रकार अगर एक हमारे पास 4 के बराबर है तो ये 2 कितने के बराबर होगा, 2 बराबर होगा 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर के। समझ में आया बच्चों। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक काम करना है, आपने एक की वैल्यू निकालनी है कि 1 की वैल्यू कितनी है। अगर 1 की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हम ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आपको इतना पता है कि एक पेन का प्राइस 5 रुपए है। अगर आपने 2 पेन खरीदे तो कितने रुपए दोगे, 2 × 5, है ना। उसी प्रकार अगर आपको ये दे रखा है कि एक 4 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, 3 × 4 12 सेंटीमीटर। 2 जो है यहाँ पे ब्रेथ दे रखा था, तो अगर एक 4 के बराबर है तो ब्रेथ कितना होगा, 2 × 4 8 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गया। बट इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने हमसे ये पूछा है कि एरिया निकालिए। अब एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया का आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ × ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ आपके पास आया है 12, ब्रेथ आया है 8, मल्टीप्लाई किया तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट इन्होंने हमसे पूछा है द टाइम 3 आवर्स बिफोर 2:20 PM। तो स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे पूछा है कि अभी का जो टाइम है वो है 2:20 PM। इन्होंने हमसे पूछा है कि 3 आवर्स पहले कितना टाइम हुआ होगा वो हमें बताइए। मतलब अभी जो टाइम है वो 2:20 PM है, आप ये बताइए कि 3 आवर्स पहले कितना टाइम होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले अभी का जो प्रेजेंट टाइम उन्होंने हमें दे रखा है वो कितना टाइम दे रखा है, 2 आवर 20 मिनट, है ना। या आप कह सकते हैं 2:20 PM। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो हमें अभी का टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो टाइम इन्होंने दे रखा है 2:20 PM। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स, 24 आवर्स टाइम में। तो देखिए स्टूडेंट 24 आवर्स टाइम में मैं इसको लिख सकता हूं 1420 आवर्स, है ना। 24 आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो आपको पता ही होगा। अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज इन्होंने हमें जो दे रखा है, इन्होंने हमसे ये पूछा है कि आप बताइए कि 3 आवर्स पहले कितना टाइम हुआ होगा।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो उन्होंने टाइम दे रखा है वो दे रखा है 3 1/2 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर और मिनट में। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, 3 1/2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 आवर्स प्लस 1/2 आवर्स, सेम चीज है। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम इंटू 60 करते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने दो स्टूडेंट, 3 आवर्स को, जो फ्रैक्शन में आवर्स हमें दे रखा है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इंटू 60 कर लेते हैं, क्योंकि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहां से 2 से 60 कट गया और 30 आया, तो मेरे पास आंसर आया 3 आवर्स 30 मिनट्स। ये मेरे पास बच्चों क्या आ गया आंसर। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब हमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 14:20। तो यहां पे ये हो गया आवर्स में और ये हो गया मिनट में। अब इससे हम लोग क्या माइनस करेंगे, 3 आवर्स 30 मिनट को। ओके, इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 20 जो है ये छोटा है और 30 जो है ये बड़ा है, यानी 20 से 30 तो माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए आवर्स ने इसको अपना 1 कैरी दे दिया। अगर आवर ने इसे अपना 1 दे दिया तो आवर्स के पास अब कितना बचा, 13 बचा। अब ये जो 1 आवर्स ने इस मिनट को दिया, तो ये जब 1 आवर मिनट के घर आएगा तो वो कितना बन जाएगा बच्चों, 60 बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि आप अमेरिका में हैं और आपके पास $1 है। अब आप अमेरिका से जब इंडिया आएंगे तो वो $1 कितने रुपए के बराबर होगा, 72 रुपए के बराबर होगा। वैसे ही जब 1 आवर मिनट के घर आएगा तो वो 60 मिनट के बराबर होगा। तो इसके पास तो पहले ही 20 था, अब ये 60 आ गया, तो टोटल इसके पास 80 मिनट हो गए। तो बच्चों 80 से अगर मैं माइनस करूं 30 को तो ये आया 50। अब 13 माइनस 3 करें तो ये बन गया 10। तो यानी 2 आवर 20 मिनट्स यानी 2:20 PM पहले जो टाइम होगा, 3 1/2 आवर्स पहले जो टाइम होगा वो कितना होगा, 10 आवर 50 मिनट, या आप कह सकते हो 10:50 AM। तो 10:50 AM बच्चों यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पर्सन स्पेंड्स 1/8 पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 5/12 part of his salary on education, and 1/4 part of his salary on clothing. He is now left with rupees 550. Find his total salary. तो स्टूडेंट देखिए, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। पहली चीज तो आप इसमें ये ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन में एक पूरी चीज को, एक पूरे टोटल को, पूरी क्वांटिटी को हम लोग हमेशा 1 मानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने कहा है कि पर्सन की एक पर्सन जो है, जैसे कि इन्होंने स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा है कि ये पर्सन स्पेंड 1/8 पार्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि उस पर्सन की जो टोटल सैलरी है, उस पर्सन की जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, वो हम मान लेते हैं कि वो 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं। तो हम हमेशा फ्रैक्शन में जो पूरी क्वांटिटी होती है, जो टोटल होती है, उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, 1। अब इन्होंने कहा है कि इस 1 में से उन्होंने 1/8 जो है वो फूड में खर्चा कर दिया, 5/12 उन्होंने एजुकेशन में खर्चा कर दिया, और 1/4 उन्होंने क्लोथिंग में खर्चा कर दिया, और बाकी उसके पास 550 बच गया। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि टोटल उसके पास 1 है, और 1 में से उसने कितना कितना खर्चा किया है, 1/8, 5/12 और 1/4, ये उन्होंने खर्चा कर दिया। तो अगर हमें ये पता करना है कि उसने कितनी सेविंग की है, तो इस टोटल मंथली सैलरी में से मैं इस स्पेंडिंग को माइनस कर देता हूं। तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास उसकी टोटल सेविंग आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस, अब इनको हम प्लस करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 8, 12 और 4 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, और जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 24। अब बच्चों 8 को अगर मेरे 24 बनाना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ऊपर भी हम न्यूमरेटर के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 is 3। अब ये यहाँ पे 12 को 24 बनाना है तो 12 into 2 होता है 24, तो 2 into 5 is 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 24 बनाने के लिए, 6 से, तो ऊपर 1 है तो 6 into 1 is 6। तो यहाँ पे मेरे पास आया 1 माइनस 19/24। तो ये बन गया मेरे पास 24 माइनस 19/24,
तो आंसर आ गया 5/24। तो यानी स्टूडेंट्स अब इनकी सेविंग कितनी है, मतलब पूरे 1 में से उन्होंने कितना सेव किया है, 5/24 उन्होंने सेविंग किया है। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया कि उन्होंने पूरे 1 में से 5/24 फ्रैक्शन जो है उन्होंने सेव किया है। बट यहाँ पे उन्होंने हमें दे रखा है कि जो उनकी सेविंग है वो तो 550 है, यानी 5/24 कितने के बराबर होगा, 550 के। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 1 कितने के बराबर होगा, क्योंकि 1 जो है वो टोटल सैलरी है। अब इन्होंने हमसे पूछा भी है कि टोटल सैलरी कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 550 इंटू 24/5, तो यहाँ पे 110 बन गया है ये। अब 110 इंटू 24 हम लोग करते हैं, तो देखिए 110 इंटू 24, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20212012 तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ₹2640 जो है वो उसकी मंथली की कमाई है, यानी सैलरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों क्या है आपके पास, करेक्ट। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आपसे कोई ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर पूछे, चाहे कितने भी डिजिट का आपसे पूछा हो, तो आप उतनी ही 9 लगा दीजिए। जैसे आपसे यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताइए, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर के लिए आप उतने ही 9 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। वैसे ही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए, अगर हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए आपने कितने 9 लगाने होंगे, 4। तो यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन बताइए कितना होगा। तो 9 - 9 इज 0, 9 - 9 इज 0, 9 - 9 इज 0, 9 - 9 इज 0 और ये 9 9 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। तो स्टूडेंट देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास मैच कर रहा है हमारे आंसर से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि राहुल jogs 6.5 kilometer every day. He jogs around a rectangular park of 750-meter long and 550-meter wide. How many rounds of the park does he take? ओके, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आप समझिए। इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इन्होंने कहा है जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 750 मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 550 मीटर। ओके, अब यहां पे उन्होंने कहा है कि राहुल जो है वो इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है। ओके, इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है और इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर पर ये दौड़ता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर पर ये दौड़ता है। इन्होंने कहा है कि राहुल जो है वो हमेशा रोज सुबह 6.5 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, राहुल जो है वो हमेशा हर सुबह 6.5 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, राहुल इन्होंने कहा है जोग्स 6.5 किलोमीटर एवरी डे, हर रोज वो इतने किलोमीटर दौड़ता है। बट यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये हमें किलोमीटर में दे रखा है, और जो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखा है वो मीटर में दे रखा है। तो ये तो जागती हो रही है, हम इस किलोमीटर को भी पहले मीटर में चेंज कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और आप एक बड़ी क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी की तरफ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे विद 1000, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 6500 मीटर। इतने मीटर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। यानी राहुल जब दौड़ता है तो हर सुबह वो 6500 मीटर कवर करता है, हर एक दिन वो 6500 मीटर कवर करता है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर राहुल इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ेगा तो बताइए वो इसके कितने चक्कर लगाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, जब राहुल एक बार इस रेक्टेंगुलर पार्क के चक्कर लगाएगा तो वो इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के हिसाब से जितना डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस एक चक्कर में कवर करेगा। तो हम पहले ये पता करते हैं कि वो एक बार जब चक्कर लगाएगा तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इन वन राउंड जब राहुल इस रेक्टेंगल का एक चक्कर लगाएगा तो वो कितने के बराबर होगा? पेरीमीटर के बराबर होगा। इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 लेंथ कितना है 750 प्लस 550। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम प्लस करें 750 और 550 को, तो देखिए 750 प्लस 550 1300। तो 2 इंटू 1300 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2600 मीटर। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो गया कि जब राहुल एक बार चक्कर लगाता है इस रेक्टेंगुलर पार्क के, तो वो 2600 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब हमें यह पता करना है कि उसने कितने चक्कर लगाए होंगे अगर वो हर एक दिन 6500 मीटर कवर करता है। तो मान लेते हैं बच्चों कि उसने टोटल n चक्कर लगाए हैं। ठीक है, लेट राहुल टेक्स n राउंड्स। मान लीजिए राहुल ने इस रेक्टेंगुलर पार्क के टोटल n राउंड्स लगाए हैं। तो बच्चों देखिए, एक चक्कर में अगर वो 2600 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो n चक्कर लगाने पर, ये जो n चक्कर है ये लगाने पर वो टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगा? n इंटू 2600। क्योंकि एक डिस्टेंस चक्कर लगाने पर वो 2600 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो अगर वो n बार चक्कर लगाएगा तो वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा? n इंटू 2600 मीटर। अभी टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर होना चाहिए बच्चों? 6500 मीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो उसने इतने कवर करने हैं। तो हमें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, कि आखिर उसने कितने राउंड्स टोटल लगाए होंगे। तो 6500 अपॉन 2600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 5 इज 65, 13 2 इज 26। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/2 राउंड्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्ड फ्रैक्शन में हमें दे रखा है, तो 5/2 को आप मिस्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो हमारे पास आया 2 1/2 राउंड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। इसका मतलब राहुल जो है इस पूरे रेक्टेंगल का 2 1/2 राउंड्स जब लगाएगा, तब जाके उसके इतने डिस्टेंस कवर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया सोल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे उन्होंने कहा है कि इफ 8 इंटू 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स इज। यहां पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब आप देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है 8 इंटू 6, ठीक है, प्लस 24, और यहां पे हमें दे रखा है डिवाइडेड बाय 6 माइनस 18। ओके, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोर्डमास रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है ब्रैकेट। कहीं पे ब्रैकेट है क्या? कहीं पे भी नहीं है। ओ यानी ऑफ, ऑफ कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नहीं। फिर डिवीजन, डिवीजन कहीं पे है? हाँ है, डिवीजन यहाँ पे है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 8 इंटू 6 प्लस, अब देखिए 24 डिवाइड बाय 6 अगर हम करेंगे तो 6 4 होता है 24, डिवाइड करने पर यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 माइनस 18। अब डिवीजन वाला काम खत्म। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन कहीं पे है? हाँ यहाँ पे है। तो 8 इंटू 6 48 प्लस 4 माइनस 18। उसके बाद आता है एडिशन, तो इसको भी हम प्लस करते हैं। तो 52 माइनस 18, 12 माइनस 8 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ रहा है 34, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास? 34। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है ये भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 3/8 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। ओके, ये हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले 3/8 डिवाइडेड बाय, तो सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले हमारे पास बी फॉर ब्रैकेट आता है। तो 3 और 6, अब स्टूडेंट देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। माइनस या प्लस करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यानी हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम आप जब निकालोगे तो कितना आएगा? 6। अब स्टूडेंट 3 को हमें 6 बनाना है, तो 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 2 के साथ। अब 3 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके न्यूमरेटर यानी 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से।
तो 5 इंटू टू इज 10। अब ये तो पहले ही 6 है, तो उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, जो न्यूमरेटर है वही न्यूमरेटर लेना है। तो 10 माइनस 1 प्लस 5/8। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3/8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 इज 9/6 प्लस 5/8। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवीजन, क्योंकि ऑफ तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अभी हम डिवीजन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी फ्रैक्शन में हमें डिवाइड करना हो, उसको हम कैसे करते हैं? फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं और इस सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। याद रखना कि फ्रैक्शन में हम जब भी डिवाइड करते हैं तो इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इस सेकंड वाले फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करिए। तो 3 3 इज 9, 2 3 इज 6, 2 4 इज 8, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 5/8 और प्लस का साइन है, तो यानी प्लस करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 और 8 का एलसीएम 8। 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू टू इज 2। अब ये तो पहले ही 8 है, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको एज सच लिख देंगे और हमारे पास आंसर आ गया 7/8। तो अब हम देखते हैं कि 7/8 कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो था वो 7/8 था। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे उन्होंने हमसे कहा है कि 152.85 इंटू 0.01। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पहले इस डेसिमल को भूल जाइए। आप सीधे लिखिए 15285 इंटू 1, कितना आ रहा है 15285। ओके, ये आंसर आ गया। उसके बाद आप डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उनको गिनिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है 2। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2, तो 2 प्लस 2 4। तो पीछे से 4 नंबर गिनकर पॉइंट लगा दीजिए। तो 1 2 3 4, तो ये आंसर आ गया 1.5285। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या है, करेक्ट। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने कहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1296, एचसीएफ इज 96। if one of the number is 864 then the other number is। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करें, इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट देखिए एलसीएम आपके पास कितना है 1296, एचसीएफ कितना है 96। दो नंबर का प्रोडक्ट, उसमें से एक नंबर आपको दे रखा है 864, दूसरा नंबर आपको नहीं पता, उसको हम लोग मान लेते हैं x, मान लीजिए उसको हम लोग क्या मान लेते हैं x। ओके, अब स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इस 864 को मैं नीचे ले जाता हूं, तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1296 इंटू 96। अब इस 864 को मैं नीचे लेकर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स 8 1 8 8 2 16, 8 1 8 8 0 8 8 64। अब 12 इंटू 9 इज 108। अब 9 से इसको कट करते हैं तो 9 1 9, 3 गया इधर, 39 बन गया ये। तो 9 4 इज 36, तो 144। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 144, यानी जो हमारे पास नंबर है दूसरा, वो नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 144 जो है वो आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स each 25 centimeter long, 16 centimeter wide and 7.5 centimeter thick will be required to build a terrace 5 meter long, 3 meter wide, broad and 80 centimeter height। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को आप समझिए। इन्होंने कहा है कि मान लीजिए ये आपके पास एक टेरेस है, ठीक है बच्चों, आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक टेरेस है बहुत बड़ा, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो हमें दे रखा है। ओके, इसकी हमें कितनी बच्चों लेंथ दे रखी है, इसकी हमें लेंथ ब्रेथ दे रखा है इस बड़े टेरेस का 5 मीटर लेंथ है, 3 मीटर इसकी विड्थ है और 80 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, हाइट है। ओके, अब इन्होंने कहा है बच्चों कि इसके अंदर इन्होंने क्या करना है, ब्रिक लगाने हैं, ठीक है, ईंटें लगाने, मान लीजिए इस तरह के, ठीक है, ईंटें लगाने इस तरीके के।
अब हमें ये पता करना है कि इस तरीके के कितने ईंटें हमें चाहिए होंगे इस टेरेस में लगाने के लिए, अगर हर एक ईंटे का जो हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो हमें दे रखा है। कितना लेंथ दे रखा है इसका हमें? 25 सेंटीमीटर। ओके, 16 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ दे रखा है और 7.5 सेंटीमीटर इसका हमें क्या दे रखा है? हाइट दे रखा है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने ईंटें लगेंगे इस टेरेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है कि क्या इनके जो यूनिट है वो बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मीटर मीटर में दे रखा है, जबकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट किसका? टेरेस का। तो यहाँ पे देखिए, तो बच्चों अगर हम टेरेस का देखें तो टेरेस का हमारे पास आ गया 500 सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ आ गया, 300 सेंटीमीटर इसका विड्थ आ गया और 80 सेंटीमीटर इसका हाइट आ गया। ओके, अब उसी तरह अगर मैं ब्रिक का देखूं तो ब्रिक का मेरे पास, अब देखिए ब्रिक का हमें हमारे पास है 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 16 सेंटीमीटर इसका विड्थ है और 7.5 सेंटीमीटर इसका क्या है? हाइट है। अब हमें यह पता करना है कि टोटल कितने ब्रिक चाहिए होंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ओके, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि टोटल कितने ब्रिक चाहिए होंगे। तो टोटल ब्रिक, ठीक है, टोटल ब्रिक ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। तो 500 इंटू 300, ओके, इंटू 80, नीचे आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 16 इंटू 7.5। बच्चे इस पॉइंट को हम निकाल देते हैं और ऊपर हम लोग यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे? कटिंग। तो देखिए बच्चों, 25 2 इज 50 और ये 0 आ गया। ओके, अब यहाँ पे 16 5 इज 80। ओके, 5 15 इज 75, 15 2 इज 30 और ये 0। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 2 4 और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 2 3। तो टोटल कितने ब्रिक्स चाहिए होंगे? 4000। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है 4000। तो स्टूडेंट हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बच्चों हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा है कि द वैल्यू ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर है 0.2 इंटू 0.2। तो देखिए 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2। तो बच्चों सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 0.8 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको पहले ही कहा है कि पहले 2 इंटू 2 कर लीजिए, 4। अब डेसिमल के बाद इसके पास भी एक नंबर है, इसके पास भी एक नंबर है, यानी टोटल हमारे पास 2 नंबर हो गए। तो पीछे से आप 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। एक नंबर तो मैंने लिख लिया, दूसरा नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.8 डिवाइडेड बाय 0.04। तो बच्चों मैंने आपको पहले कहा है, जब भी आपको डिवाइड करना हो तो आप कैसे लिखेंगे फिर इसको? 0.8.04। अब बच्चों देखो, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो इसमें एक पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? एक नंबर। तो यहाँ पे एक नंबर यानी 10 आ गया। ओके, अब यहाँ पे बच्चों देखिए, इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर है। तो यहाँ पे पहले 4 लिख देते हैं और 4 के नीचे कितने नंबर आएंगे? 100, क्योंकि 4 पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 2 8, ये कितना बन गया? 20। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 20 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपके 14th का आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है इन्होंने, क्लोज ब्रैकेट, फिर उन्होंने कहा है 24 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे उन्होंने करली ब्रैकेट लगाया है 10 माइनस, फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 8 माइनस 6 माइनस 2, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट। और एक चीज और, 6 माइनस 2 के ऊपर उन्होंने एक विनकलम का साइन भी दे रखा है, जिसको आमतौर पर हम बार भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बोर्डमास रूल पता होना चाहिए, VODMAS। ओके,
अब स्टूडेंट एक चीज और, बोर्डमास रूल के से सबसे पहले यहाँ पे आता है वी, जिसको हम लोग कहते हैं विनकलम। ओके, यानी बार भी आप कह लो, यानी यहाँ पे बार का यूज हुआ है, विनकलम का यूज हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग इस विनकलम वाले नंबर को ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको ही सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए 24 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस यहाँ पे 8 माइनस, तो 6 माइनस 2 बच्चों कितना हो गया हमारे पास 4। क्योंकि इसके ऊपर बार का साइन है, तो सबसे पहले हम उसके नीचे जो भी नंबर आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो 6 माइनस 2 इज 4। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज करिए। अब देखिए स्टूडेंट्स 24 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस, अब 8 माइनस 4 बच्चे कितना आया, 8 माइनस 4 होता है 4। ओके, तो ये 4 आ गया और यहाँ पे आ गया कर्ली ब्रैकेट फिर ये। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो बच्चों हमारे पास तीन टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, जैसे कि आपको पता है, ओपन ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये ब्रैकेट होता है जिसको हम क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी कह देते हैं। तो सबसे पहले आपने सॉल्व करना है ओपन ब्रैकेट को, जो मैंने अभी सॉल्व किया। उसके बाद आपने करना है कर्ली ब्रैकेट्स को, और लास्ट में आपने करना है क्लोज ब्रैकेट को, या तो आप कह सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट को। ओके, ये होता है बड़ा वाला जो है, इसको कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले हमने ओपन ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब बारी है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट की। तो देखिए 24 डिवाइडेड बाय ये 10 माइनस 4 कितना आ गया यहाँ पे 6। अब सारे ब्रैकेट खत्म हो गया, अब हमारे पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो डिवाइड करिए, हमारे पास कितना आ गया 4। तो इसका आंसर है बच्चों 4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पे हमें दे रखा है 4, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने दो चीजें याद रखने हैं सिंप्लीफिकेशन के टाइप ऑफ क्वेश्चन में, कि वी बी और बोर्डमास रूल आपने हमेशा यूज करना है। और अगर बार कहीं पे आ जाए यानी विनकलम कहीं पे आ जाए, तो याद रखना है पहले हम विनकलम को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज, अगर ब्रैकेट का यूज हो रहा है तो सबसे पहले हम ओपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पे उन्होंने कहा है कि ये मैन अर्न्स ₹10,800 पर मंथ, he spends 75% of his income and the rest he saves. How much does he save every month? ओके, यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा है कि स्टूडेंट्स की एक पर्सन की जो सैलरी है वो कितनी है, 10,800, इतनी उसकी सैलरी है। उसमें से वो कितने रुपए स्पेंड करता है, इसमें से वो स्पेंड कर देता है 75%। अब बच्चा जब भी परसेंट का यूज आ जाए, वहां पे सबसे पहली चीज आपने ये जान लेना है कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, कि 100 में से कितना। अब उसने कहा कि अगर 100 में से उसने 75 खर्च कर दिया, यानी उसने 75 स्पेंड कर दिया है, तो आप देखिए बच्चों, अगर 75 उसने खर्च कर दिया, उसका मतलब 25 वो बचा रहा है। अगर हम 100 को टोटल माने, 75 उसने खर्च कर दिया, तो उसने सेव कितना किया है, 25। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितना सेव किया है। तो स्टूडेंट 75% अगर उसने खर्च किया है, तो 25% उसने क्या किया होगा, सेव किया होगा। तो हम सीधे 25% ऑफ 10,800 निकाल लेंगे। तो यहां से 2 जीरो कैंसिल। अब आप 108 इंटू 25 करिए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 108 इंटू 25, तो 5844, 515, 2816, यहाँ पे आ गया 1212, तो यहाँ पे 0067, 2700। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि उसने टोटल 2700 रुपीज जो है वो सेव किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ पी विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है जिससे हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ जाए। ओके, तो इसको स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा इसके साथ क्या करना होता है, प्लस। तो 11 इंटू 3 इज 33, 33 प्लस 7 इज 40, तो 40/11, ओके, 40/11 इंटू 11/5, यहां पे आ गया डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू पी इज इक्वल टू 4/3।
तो देखिए 11 से 11 कैंसिल, 5 इंटू 8 इज 40, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय 3/7p इज इक्वल टू 4/3। ओके। अब स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी कहा है कि फ्रैक्शन में हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी डिवाइड करते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में और दूसरे वाले का क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4/3। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है तो स्टूडेंट याद रखना है कि p को हम हमेशा ऊपर रखेंगे, यानी न्यूमरेटर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया है तो हम एक काम करते हैं, p को उधर राइट साइड ले जाते हैं और बाकी सभी को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 8 इंटू 7/3। ओके, अब ये जो 3 नीचे था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 4 जो था ऊपर ये वहां पे नीचे आ गया, है ना। अब ये p जो था उस साइड जाके ऊपर में आ गया, अब p हमारा ऊपर आ चुका है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 3 से 3 कैंसिल, 4 2 8 2 7 14, यानी p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे उन्होंने कहा है Avinash purchases a cycle at the rate of rupees 450. He spent 150 on cycle for repairs. At what price he should sell them to gain a profit of 35%? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अविनाश ने साइकिल परचेस किया तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना है साइकिल का, ₹450। ओके, उसके बाद उसने उस साइकिल पे कुछ रिपेयर भी किया, उस पर कुछ पैसे भी खर्च किए। तो जो हमारे पास रिपेयरमेंट का जो खर्चा है वो कितना है, तो रिपेयर उसने जो किया है वो कितना किया है, ₹150। तो बच्चों जब उसने साइकिल खरीदा और फिर उस पर पैसे भी खर्च कर दिए तो टोटल उसका कितना खर्चा आ गया उस साइकिल पे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा उसका वो क्या होगा, 450 प्लस 150, यानी टोटल कितना उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 5 5 10 600 रुपए। यानी टोटल उसने उस साइकिल को एक चलाने लायक बनाने के लिए उसको 600 रुपए खर्च करने पड़े, यानी टोटल सीपी उसका कितना हो गया, 600। फिर उसने कहा कि उसने उस साइकिल को बेचना है, हमें क्या निकालना है उसका एसपी, क्यों कितने में बेचेगा। बट उन्होंने यहाँ पे एक शर्त रखा है, उन्होंने कहा है कि मैं 600 रुपए का लेकर आया था साइकिल, अब मुझे ये बताइए कि मैं कितने रुपए का बेचूं कि मुझे प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 35%, कि मुझे इतने का प्रॉफिट होना चाहिए। तो बताइए कि मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, हमें एसपी फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए प्रॉफिट के लिए सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो एसपी है वो सीपी से बड़ा होना चाहिए, ये चीज तो आपको पता है। प्रॉफिट अगर चाहिए तो आपका सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट अब हम निकालना है, तो देखिए स्टूडेंट अब हमें निकालना है एसपी। तो एसपी कितने के बराबर होगा, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ऑफ सीपी। तो देखिए बच्चों सीपी हमारे पास है 600, प्रॉफिट परसेंटेज है 35/100 ऑफ 600, तो 0 से 0 कैंसल और यहाँ पे हमारे पास आ गया 600 प्लस 6 इंटू 5 इज 33, 6 3 18 19 20 21। तो ये प्लस करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आया 0 1 810। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया कॉस्ट प्राइस ₹810, यानी ऑप्शन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करिए 85 डिग्री का क्या होगा। तो आपको बच्चों पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जब कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री हो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने एक एंगल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 85 डिग्री, 85 डिग्री हमें एक एंगल दे रखा है। उन्होंने कहा है कि दूसरा एंगल फाइंड आउट करो। तो देखिए बच्चों एक्स डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो माइनस करिए, 10 से 5 गया 5, 7 से 8 नहीं आ सकता, तो 17 से 8 गया तो 95, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 95 डिग्री। हो गया सॉल्व। अब स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पहले भी पता है कि जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो कैसे करते हैं,
तो सबसे पहला नंबर हम लेते हैं। देखिए 39.6 है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसको दो भागों में आप बांटो कि 39.6 जो है वो 39 और 40 के बीच में होगा, और इनके बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? 39.5। अगर ये 39.5 के राइट साइड में कोई नंबर है तो वो इस तरफ चला जाएगा 40 की तरफ, अगर लेफ्ट साइड में है तो वो 39 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है 39.6, तो ये 39.5 के राइट साइड में होगा, यानी वो क्या बन जाएगा? 40। उसी प्रकार 9.4, ये 9.5 से छोटा है तो ये किस तरफ चले जाएगा? 9 की तरफ। ठीक है, माइनस 7.1, ये 7 और 8 के बीच में होगा और 7.5 से छोटा है, यानी लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? 7। कुल मिला के आपको इतनी सी बात याद रखनी है बच्चों कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर अगर 5 से छोटा है तो ये उतना ही रहेगा जितना हमें दे रखा है, अगर 5 से बड़ा है तो ये एक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.6 है, 5 से बड़ा है तो ये 19 का आप एक इंक्रीज कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 20। देखिए 20 माइनस, अब देखिए 6.1 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो 6 ही रहेगा। इनटू यहाँ पे स्टूडेंट देखिए पॉइंट के बाद 7 है, 5 से बड़ा है तो ये 29 को आप 1 इंक्रीज कर दीजिए तो ये बन गया 30। ओके, अब इसको आप सॉल्व करिए, तो 9 इंटू 40 इज 360 माइनस 140 माइनस 180। अब इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करें तो 360 माइनस 0, 8 4 प्लस 4 इज 12 और 320, तो 360 माइनस 320 आपके पास आ गया 40। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ये आंसर है 40। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन फॉर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि अगले सेशन में जब हम आपके लिए एक नया सैंपल पेपर लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।